नमस्कार विद्यार्थियों। आज एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम युद्ध की समाप्ति पर चर्चा करेंगे। युद्ध का अर्थ, उसका प्रभाव और प्रकार के बारे में गत व्याख्यान में हमने चर्चा की थी और आज मैं बताऊंगी कि युद्ध की समाप्ति के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध की समाप्ति का क्या अर्थ है और क्या प्रक्रियाएं हैं। तो युद्ध का अंत युद्ध समाप्ति में होता है। युद्ध का मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष से अपनी मनमानी शर्त स्वीकार कराना होता है। जब एक पक्ष जीत जाता है तो पराजित राज्य उसकी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। पराजय स्वीकार कर लेना ही युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण होता है। इस प्रकार जब दो पक्षों में हार जीत का निर्णय हो जाता है तब उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए दोनों पक्षों के मध्य संधि हो जाती है। संधि युद्ध समाप्ति की अंतिम मोहर होती है। पूर्व काल में राष्ट्रों ने साधारणतः युद्ध की समाप्ति 3 अलग अलग रीतियों के द्वारा की है। पहली, बिना किसी संधि के किए हुए युद्धग्रस्त राज्यों ने या तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से विजय करके अपने अधिकार में कर लिया, यानी कोई संधि नहीं हुई और युद्ध में शामिल राज्यों ने या तो किसी दूसरे को यानी आपस में कोई जो विजेता है वो विजय होने के बाद में पूर्ण रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में उसे शामिल कर लेता है। दूसरा, बिना किसी निश्चित संधि या समझौते के ही युद्ध बंद कर दिया जाता है। कोई संधि या समझौता नहीं होता और युद्ध बंद कर दिया जाता है। तीसरा, औपचारिक रूप से संधि करके भी युद्ध बंद किया जा सकता है या बंद किया गया है। तो ये 3 रूप युद्ध की समाप्ति के हमने देखे कि या तो विजयी राज्य पराजित राज्य को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेता है, या बिना संधि या समझौते के भी युद्ध बंद कर देते हैं, या फिर औपचारिक रूप से संधि करके भी युद्ध बंद कर दिया जाता है। तो टर्मिनेशन के या वार के टर्मिनेशन के भी कई तरीके हैं, यानी युद्ध अवसान के कई तरीके हैं और ओपनहाइम ने युद्ध अवसान के जो महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं वो कुछ इस तरह से है। जैसे शत्रुतापूर्ण कार्यों का बंद होना, अधीनता, शांति संधि, विराम संधि द्वारा या विजयी शक्ति या शक्तियों द्वारा एक पक्षीय घोषणा के द्वारा। तो ये सारे कारण या तरीके बताए हैं उन्होंने, जिनको एक एक करके हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला है शत्रुतापूर्ण कार्यों का बंद होना। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब शत्रुतापूर्ण कार्यों को आपस में राज्यों के द्वारा बंद कर दिया जाता है युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद, तो वो युद्ध का अंत माना जाता है। तो युद्ध का अंत दोनों पक्षों की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्यों के बंद हो जाने से होता है। 1865 से 68 के स्पेन तथा चिली के मध्य युद्ध का अंत इसी प्रकार हो गया था। स्पेन ने अपनी शर्तों पर चिली को झुकाने का प्रयत्न छोड़ दिया और चिली ने भी शांति की सांस ले ली थी। तो सन 1864 में फ्रांस ने मेक्सिको की गद्दी पर सम्राट मैक्सिमिलियन को बैठाने के लिए युद्ध किया। यह युद्ध 3 वर्ष तक चलता रहा। फिर 3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात फ्रांस ने युद्ध में रुचि लेना बंद कर दिया और सम्राट मैक्सिमिलियन का पक्ष लेना बंद कर दिया। युद्ध स्वयं ही समाप्त हो गया। इसी तरह से सन 1716 में स्वीडन और पोलैंड के बीच होने वाला युद्ध स्वयं समाप्त हो गया। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उचित नहीं समझते। इसका कारण यह है कि वास्तविक युद्ध तो समाप्त हो जाता है परंतु इनमें अनेक कानूनी कठिनाइयां होती है। अतः यह आवश्यक है कि युद्धावस्था को विधि पूर्वक कार्यवाहियों द्वारा समाप्त किया जाए। दूसरा विश्व युद्ध बंद होने के 3 वर्ष पश्चात अर्थात सन
1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जर्मन नागरिक ने शत्रु विदेशी कानून के अनुसार देश से निकालने के आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया। उस पर न्यायाधीश ने निर्णय भी दिया कि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई संधि न होने के कारण युद्धावस्था पूर्ववत बनी हुई है, इसलिए निर्वासन का आदेश ठीक है। तो सन 1945 में जापान ने हार मान ली, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने अनेक मुकदमों में यह निर्णय दिया कि जब तक संयुक्त राज्य की जापान से संधि नहीं होती है तब तक युद्धावस्था का जारी रहना माना जाएगा। केवल लड़ाई बंद कर देने से ही युद्ध की स्थिति की समाप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरा है अधीनता। अधीन कर लेने में और विजय कर लेने में अंतर है। अधीन कर लेने में जिस राज्य को विजय करके अधीन कर लिया जाता है उसका अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह विजेता के राज्य का अंग बन जाता है, परंतु विजय किए हुए देश का अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व बना रहता है। अधीन हो जाने पर पराजित राज्य की सेना तथा शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। आधुनिक इटली का निर्माण सार्डिनिया के राज्य द्वारा 1759 में 2 सिसिलियों के राज्य के तथा टस्कनी, पार्मा, मोडेनो की डचियों के द्वारा तथा 1870 में पोप के राज्यों के अधिनिकरण के द्वारा हुआ था। तीसरा है शांति संधि। आधुनिक समय में संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति वैधानिक समाप्ति समझी जाती है। संधि करने के पश्चात दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं और फिर दोनों देशों में कोई उग्र मतभेद नहीं रहता। जब युद्ध की समाप्ति होती है तो युद्धग्रस्त देश पहले कुछ काल के लिए युद्ध बंद कर देता है और उस काल में संधि की स्थायी शर्तों को निश्चित कर लिया जाता है। जब तक दोनों देशों के बीच संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक दोनों पक्षों के बीच अस्थायी संधि की स्थिति स्थापित रहती है। जब संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तब दोनों युद्धग्रस्त पक्षों के बीच स्थायी संधि समझी जाती है। अर्थात दोनों पक्ष जब हस्ताक्षर कर दें तभी युद्धग्रस्त पक्षों के बीच में वो संधि समझी जाती है, यानी स्थायी स्वरूप ग्रहण करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने बिना किसी शर्त के जब आत्मसमर्पण किया था तब दोनों पक्षों के बीच अस्थायी संधि की स्थिति स्थापित हो गई थी। 8 मई 1945 को अस्थायी संधि हो गई थी। मित्र राष्ट्रों ने संधि की शर्तों के बारे में मतभेद हो जाने के कारण लंबे समय तक स्थायी संधि नहीं हो सकी और जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण किया था तथा स्थायी संधि 1951 में हुई। तो शांति संधि करने का अधिकार राज्य के अध्यक्षों को है। राज्य का अध्यक्ष बंदी होने पर शत्रु देश के साथ संधि करने का अधिकारी नहीं रहता है। भिन्न भिन्न देशों में संधि करने के अलग अलग तरीके हैं। ब्रिटेन में वहाँ के सम्राट को यह अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में वह अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। वहाँ की सीनेट अधिक शक्तिशाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों सदनों में। इसलिए वहाँ पर संधि के प्रस्ताव को सीनेट द्वारा पारित होना आवश्यक है और जब संधियों की पुष्टि हो जाती है उसी समय से फिर संधि लागू भी मानी जाती है। तो इस तरह से संधियों के युद्ध के अवसान के या युद्धावसान के कई तरीके हैं। शांति संधि के कुछ प्रभाव भी हैं, प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। ये प्रभाव कुछ इस तरह से देखे जा सकते हैं, जैसे युद्धग्रस्त राज्यों के बीच पुनः मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोनों पक्ष राष्ट्रीय परिवार के सदस्यों की भांति रहने लगते हैं और उनके संबंध उसी प्रकार मधुर हो जाते हैं जैसे युद्ध से पूर्व थे। युद्ध काल में किए जाने वाले कार्य वर्जित माने जाते हैं। दूसरा, युद्धग्रस्त राज्यों द्वारा नवीन राज्य क्षेत्र जो संधि के पश्चात एक दूसरे के समझे जाते हैं, उनके उपभोग का उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। शत्रु के अधिकार में आया हुआ सब प्रकार का सामान उसी का समझा जाता है।
विजित क्षेत्र विजेता के पूर्ण अधिकार में आ जाता है। सन 1912 में टर्की और इटली के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इटली टर्की के ट्रिपोली और साइरेनाइका राज्य क्षेत्र बना लेना चाहता था। टर्की इन प्रदेशों को देना नहीं चाहता था, अतः युद्ध हुआ और अंत में संधि के पूर्व एक समझौते के फलस्वरूप टर्की ने उन दोनों राज्य क्षेत्रों को इटली को देना स्वीकार कर लिया। संधि का तीसरा प्रभाव सामान्य क्षमादान है। इसका प्रयोजन यह है कि युद्ध काल में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के प्रति की गई हानियां और क्षति युक्त कार्यों के लिए क्षमादान कर दिया जाता है। फिर है जैसे संधि का एक अन्य प्रभाव भी हम देख सकते हैं, समस्त युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया जाता है। जब्त की गई समस्त संपत्ति लौटा दी जाती है। 1949 के जिनेवा सम्मेलन के अनुसार क्रियाशील युद्ध संबंधी कार्यों की समाप्ति पर शीघ्र ही युद्ध बंदियों को स्वदेश भेजना चाहिए। तो युद्ध बंदियों को मुक्त करने का भी रिवाज रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को मुक्त किया था। संधि का पांचवा प्रभाव है युद्ध की दशा की समाप्ति। अस्थायी युद्ध विराम और स्थायी संधि में एक बड़ा अंतर यह है कि अस्थायी युद्ध विराम में वास्तविक युद्ध बंद हो जाता है, परंतु यह युद्ध पुनः जारी हो सकता है क्योंकि युद्ध की स्थिति बनी रहती है। स्थायी संधि होने पर युद्धग्रस्त पक्ष युद्ध से पूर्व की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और सामान्य संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो युद्ध से पूर्व लिए गए ऋण तथा अन्य अनुबंध संबंधी बातें पुनः जारी हो जाती है एक संधि करने के पश्चात। विराम संधि कभी कभी युद्ध विराम द्वारा भी समाप्त हो जाते हैं। युद्ध इस तरह की विराम संधि के द्वारा समाप्त किए जाते हैं और इसके अंतर्गत अस्थायी रूप से लड़ाई रोकी जा सकती है, परंतु युद्धरत देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है और किसी भी समय युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है, जब तक कि स्थायी संधि करके दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते। एक पक्षीय घोषणा के द्वारा भी कई बार हमें यह स्थिति देखने को मिलती है। प्रसिद्ध विधिवेता है हाइड। इन्होंने युद्ध समाप्ति की चौथी रीति का वर्णन किया है और उनका कहना है कि युद्धग्रस्त एक पक्ष युद्धबंदी की घोषणा करके युद्ध समाप्त कर देता है। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन ने तथा 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत ने एक पक्षीय घोषणा द्वारा युद्ध समाप्त किया था। तो इस तरह से युद्ध समाप्ति के कई तरीके हैं, कई प्रकार हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रभावशाली रूप से हमें देखने को मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावित भी करते हैं। धन्यवाद।